हेलो मित्रों, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जिंदगी અને शेयर बाजार ये यूट्यूब चैनल में आज का हमारा वीडियो जो है वो हिंदी में हम बनाने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और कुछ मित्र ऐसे हैं कि जो हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा उनको समझ आती है। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या तो फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो यहाँ पे आज हम जो कोई भी स्टॉक की चर्चा करेंगे, उसको लेना है या बेचना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात करके वो डिसीज़न लेंगे, या तो फिर अपने रिसर्च के आधार पर वो डिसीज़न आपको लेना है। यहाँ कोई टिप्स या तो कोई स्टॉक मार्केट के शेयर के लेने की या बेचने की कोई भी चर्चा नहीं होती है, ना ही कोई एडवाइस दी जाती है। यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस करने के हेतु से एक कोई भी एक स्क्रिप्ट लेके हम चर्चा करते हैं। कुछ स्क्रिप्ट की आगे जो चर्चा कर चुके हैं उनका हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं। तो आज शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ की कल लिस्टिंग होने जा रही है। तो उसके लिए कुछ मित्रों के क्वेश्चंस थे। तो मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसको हम होल्ड करें। बजाज ग्रुप की ऐसी कम कंपनी है कि जिसमें हम अभी नया निवेश करने का सोच सकते हैं, और ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 100% प्रीमियम के आसपास चल रही है। तो मेरे ख्याल में इनको जिसको भी अलॉटमेंट मिला है उसको होल्ड करना चाहिए, और जहां तक हो सके वहां तक वो होल्ड करे। तो भी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, बाकी के सभी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, वो सब इंटेक्ट है। तो उसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरे हिसाब से इसको होल्ड ही करना चाहिए। आज के जो एक कंपनी की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये एक मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। तो हमारी ये पूरी सीरीज है, उसमें देखा जाए तो ये एक तीसरी कंपनी आएगी जो मुरुगप्पा ग्रुप से है और जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें पहले हमने जो किया था वो ईआईडी पैरी थी। फिर हमने कोरोमंडल का भी वहां पे जिक्र किया था कि ईआईडी पैरी के साथ हम कोरोमंडल को भी देख ले, क्योंकि वो उनकी होल्डिंग कंपनी है। और लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था सीजी पावर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर, वो भी एक मुरुगप्पा ग्रुप की ही कंपनी है जिन्होंने उसको टेक ओवर करके टर्न अराउंड किया था इसके लिए। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक मुरुगप्पा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। और एक तरफ से देखा जाए तो ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसमें ज्यादातर सीजी पावर का ही होल्डिंग सबसे ज्यादा है। बाकी शांति गियर्स का कुछ होल्डिंग है टीआई ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। और ज्यादातर आपको देखा गया है कि होल्डिंग कंपनियां जो होती है उसमें मेनली उनके ग्रुप की कंपनियों का जो शेयर है वो होल्ड रहता है। खुद का बिजनेस जो है वो बहुत ही कम, या तो उसका निग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन रहता है। फॉर एग्जांपल टाटा इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट का जो फाइनेंसिंग बिजनेस है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही छोटा है। उसके जो भी वर्थ या उसकी वेल्थ जो है वो सब उसकी होल्डिंग कंपनियों के हिसाब से है, उसकी जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से। और यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट में भी देखा जाए तो उनकी होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन को अगर उसका डिस्काउंट बाद कर दे तो भी यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यू बन रही है। लेकिन यहाँ पे तो ये कंपनी भी खुद एक समय पे खुद एक बहुत ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इनके भी दो तीन वर्टिकल्स है जिसमें एक इंजीनियरिंग है, दूसरे जो है वो कुछ रिसोर्सेज वाली कंपनी है, फॉर्मर फोर्जिंग वाली कंपनी है, और तीसरा इनका जो वर्टिकल है वो है बाइसिकल्स। आजकल के समय में बाइसिकल्स जो है उसकी वैल्यू अभी भी इंटेक्ट है। और मेट्रो सिटी में तो उसकी जो कुछ डिमांड है वो थोड़ी सी बढ़ भी रही है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ती है वैसे बाइसिकल की इम्पोर्टेंस तो हमेशा रहेगी, और कंपनी वो हिसाब से अपने आप को चेंज कर रही है। जब हम बचपन में थे तभी से इनकी बाइसिकल चलाते आए हैं। आप में से भी कुछ लोगों ने चलाई होगी। हरक्यूलिस है, जैसे बीएसए है। और देखने वाली बात यह है कि ये कंपनी अभी के समय में भी कुछ बाइसिकल वाली कंपनियों को टेक ओवर कर रही है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा बात करने के बाद उनके फाइनेंशियल्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कंपनी की इक्विटी जो है वो 19 करोड़ के आसपास है उसके सामने। उसके रिजर्व जो है वो 5000 करोड़ से ऊपर है। मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा कैश रिच और एक तगड़ी बैलेंस शीट वाली कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ उसके मुकाबले इतना नहीं है, लेकिन वो इसका रीजन ये हो सकता है कि कंपनी ज्यादातर एक्विजिशंस और ये करती रहती है। तो एक्सपांशन जब करने जाते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन समय रहते वो भी अच्छी कंपनियों में रिकवर हो जाता है। आरओसी
और ROE देखा जाए तो दोनों 26% से ऊपर है। मेरी पीछे जो भी डिस्कशन की गई कंपनियां हैं उसके उसके सेम लाइन में ये कंपनियां भी थोड़ी सी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा महंगा लगेगा, पी थोड़ा सा इनका हाई है, खास करके होल्डिंग वाली कंपनियों में इतना ज्यादा पी देखा नहीं जाता है। लेकिन कंपनी का खुद भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसका कंट्रीब्यूशन भी कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा है, तो वो देखने के बाद ये पी जो है वो इतना ज्यादा नहीं लग रहा है। और अभी इनकी जो प्राइस है वो कुछ 4098 के आसपास में चल रही है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी वो रहेगी, इनको बाय ऑन डिप्स के हिसाब से रहेगी। लेकिन जैसे पिछला लास्ट वीडियो का हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे सीजी पावर में मेरा ये एनालिसिस था कि जब भी इनकी प्राइस करेक्शन हो तो उसको इकट्ठा करते रहना चाहिए। अभी के लिए मैं थोड़ी सी क्वांटिटी उसको लेके रखूंगा ताकि उसकी प्राइस ट्रैक कर सकूं। लेकिन जब वीडियो बनाया उसके दूसरे दिन ही कंपनी जो थी वो 6.5% से अप थी। ऐसा इससे पहले अपार इंडस्ट्रीज में भी हुआ था। और कुछ दोस्तों ने अप्रिशिएट भी किया कि आपने जब डिस्कशन किया तो ये प्राइस बढ़ गया। उसमें मेरा कुछ इतना वो नहीं है कि मैं उसको प्राइस बढ़ा सकूं, या लेकिन मेरा एनालिसिस जो है वो फंडामेंटल्स अच्छे हो और हो सके उतनी तहकीकात करके मैं उसका डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं। फिर भी वो कभी दूसरे दिन अच्छे मूवमेंट दे देती है तो वो हमारा लक है और बाजार ही पॉजिटिव ट्रेंड में है। तो वैसे माना जाए तो हमने तो मेहनत की थी अच्छे से स्टडी करने की, और जो बाजार है वो हमें रिवॉर्ड दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट जो है वो हमें बाजार ही देता है। कितनी भी आप रिसर्च कर ले, अच्छी सी कोई भी कंपनी ढूंढ ले, राइट पॉइंट पे आप इन्वेस्टमेंट करें, उसकी राइट प्राइस पे आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जब तक बाजार का सपोर्ट नहीं होता है तब आप अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हैं। और कुछ दोस्तों की ये भी कहना था कि आपकी कंपनियां जो है वो थोड़ी सी हाई प्राइस रहती है। आज के समय में लोग 100 रुपीज वाली, 150 वाली कंपनियां जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, और उनमें रिटर्न भी जल्दी बनता है कि वो 100 का 200 300 जल्दी से हो जाता है, 2x हो जाता है, 3x हो जाता है। वो बात सही है, लेकिन दोस्तों जो छोटी कंपनियां रहती है उसमें डिटेल कम रहती है, उसमें रिस्क प्रोफाइल ज्यादा रहती है। और जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आप अपनी कैपिटल बचा सके तो वो भी एक आपके लिए अचीवमेंट है। जैसे उन्होंने 2 रूल्स कहे थे कि फर्स्ट रूल है कि नेवर लूज द योर कैपिटल, एंड सेकेंड रूल फॉलो द स्ट्रिक्टली रूल नंबर 1, ये बात। और उसके साथ साथ में आज जब बात निकली है वॉरेन बफेट की तो उनके एक और कोट्स का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, उसने कहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पूरे साल में 18% अगर रिटर्न आप बना लेते हो तो आप किंग हो, और अगर कभी वो रिटर्न 22% या उसके ऊपर निकल जाए तो आप एम्परर हो। तो ज्यादातर एक रेशनल एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षा जो है वो बाजार से उतनी रहनी चाहिए। फिर अगर कभी कभी जैसे कि लास्ट साल में बाजार ने मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 60% 70% के ऊपर भी रिटर्न दिया है, तो वो एक लक बाय चांस है। और आगे भी इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है वो हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि उसमें कभी भी ज्यादा कुछ कमी आएगी। कुछ साल ऐसे रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपका रिटर्न है वो स्टॉक मार्केट से अच्छा ही बनेगा। और कोई एसेट जैसे लैंड हो गई, मकान हो गया, गोल्ड हो गया, बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट के जो आपके पास ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन आज की तारीख में इक्विटी ही रहेगा। और आगे भी 10-15 साल तक मुझे नहीं लगता है कि इक्विटी को कोई इतना ज्यादा, ये मार्केट को ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हाँ, एक बात है कि ये हमेशा ऊपर ही जाती है, ऐसा नहीं होता है, करेक्शंस भी आते हैं बाजार में, लेकिन वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी रहती है। आपने बहुत सारा ऐसे किस्से सुने होंगे कि जैसे राकेश झुनझुनवाला ने 3 रुपये में टाइटन लिया था, और 3 रुपये के बाद वो 12 रुपये भी बहुत कुछ ही कम महीनों में हो गया। तो आप सोचिए कि अगर आपने 3 रुपीज में टाइटन लिया है और उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है, और मान लो कि वो 6 महीने में 12 रुपीज या 20 रुपीज हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ये आपको खुद को क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन वो राकेश झुनझुनवाला इसीलिए राकेश झुनझुनवाला है कि उन्होंने 2800 का भी जो रेट है वो वही स्टॉक का देखा था। इतना तो हम पेशेंस से रख सकते हैं कि नहीं, वो अभी भी मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि जितना हम होल्ड कर सकते हैं, जितना धीरज से काम कर सकते हैं और राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट, तो फिर हमें रिटर्न बहुत अच्छा हम बना सकते हैं, इतने मुझे विश्वास है। और पिछले कुछ 3-4 साल से मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है। दोस्तों, मैं
20-22 साल से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ, लेकिन करेक्ट मैनर या एक सही प्रोसेस जो कहते हैं अर्निंग करने की, वो मुझे कोरोना समय से ही मिली। खुद से जो स्टडी किया, कुछ स्ट्रेटेजी जो मेरी मैंने इम्प्लीमेंट की, तभी से जो है वो मुझे इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिले कि मुझे लगा कि इतने सालों से तो मैं ये आपकी तरह ही कुछ ना कुछ यही करता रहता था। किसी ने कह दिया, किसी ने टिप्स दे दी, कोई चैनल में देख लिया, कोई रिकमेंडेशन और स्टॉक ले लिया और क्वांटिटी भी कुछ पता नहीं, कभी ज़्यादा ले ली, कभी कम ले ली, वो हिसाब से। लेकिन अभी एक कंप्लीट मैनर में एक प्रोसेस चल रही है। हो सकता है कि एक वीडियो कभी हम वही डिस्कशन करें कि स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, तो अगले वीडियो में शायद मैं वो प्लान करूँगा। और दूसरी 2-3 स्क्रिप्ट है और कुछ रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर है उसके लिए और एक स्क्रिप्ट मेरे ध्यान में आई है जिसका नाम है सेट इंडस्ट्री, एसएटी इंडस्ट्रीज। ये भी एक होल्डिंग कंपनी है छोटी सी, जिसमें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के स्टॉक का होल्डिंग है और एसएएच पॉलीमर, साफ पॉलीमर जो है उसका भी होल्डिंग कंपनी है। सिर्फ ध्यान में आने का कारण ये है कि अभी कंपनी जो है वो बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रही है पिछले कुछ 1-1.5 साल से। थोड़ी-सी टर्न अराउंड भी कह सकते हैं, कुछ अच्छा उसमें हो रहा है। लेकिन प्रमोटर का बैकग्राउंड और उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है, वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो कोई रिस्की अगर इन्वेस्टर है, तो थोड़ी-सी उसमें बेट ले सकते हैं। आगे मुझे जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन या कुछ मेरे विचार से अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। सभी मित्रों से ये निवेदन है कि ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।